अपनी जो टॉपिक वाइज प्रश्न की जो श्रृंखला थी उसका आज अपनी सेकंड क्लास है और आज बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। वर्तमान में भूगोल विषय की चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, उसमें जो संबंधित ये टॉपिक है उसमें ये वर्तमान का जो पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं मैं आज आपके सामने। प्रश्न आप साथ साथ में सॉल्व करते रहें और इन प्रश्नों को आप नोट कर लें। एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर बहुत अधिक बार एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ ली है पर मेरे से प्रश्न के आंसर नहीं हो रहे हैं। तो भैया ये थोड़ा बहुत अधिक स्टैंडर्ड लेवल से प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप इसके 2-3 वीडियो के बाद में आप इसके जो ही हैबिचुअल हो जाओगे तो थोड़े ये आपके लिए आसान रहेगा, है ना। मैंने लेवल के प्रश्न बनाए हैं, सरल प्रश्न बना के आपको खुश कर लूं फिर परिणाम नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए जैसा वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है ना, चाहे आरएसएसबी हो चाहे आपका आरपीएससी हो, उससे अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनाए हुए हैं। आप आराम से जो अब तक क्लासें की है वहां तक ये सारे प्रश्न आज आपके इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने ये, दिख जाएगा आपको आराम से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा के ठंडे होने से आग्नेय शैल बनती है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब इस दौरान बनने वाले आग्नेय शैल को पातालीय शैल कहते हैं। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में अपन ने शैलों के बारे में पढ़ा है और शैलों का आज प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ गया, ठीक है। तो दोनों कथन को आप आराम से देखें। पहला कथन क्या है, लावा के ठंडे होने से आग्नेय शैल बनती है। दूसरा, लावा जब धरातल के नीचे ठंडा होता है इस दौरान बनने वाले आग्नेय शैल को क्या कहा जाएगा, पातालीय शैल। बताए आपने क्या पढ़ रखा है इसके बारे में? पढ़ा होगा आपने इस क्लास लास्ट क्लास में। कथन एक भी सही है क्योंकि लावा ठंडे होने से आग्नेय शैल बनती है, इसी आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो उसे पातालीय शैल कहते हैं। पातालीय शैल में अपने देखा था उसका उदाहरण ग्रेनाइट है। पातालीय शैल का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी है, बहुत अच्छे प्रश्न लेकर हम आपके लिए। आपका मेरा जो फर्ज है मैं अच्छे से आपके लिए निभा रहा हूं, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क। तो आपका अब ये फर्ज है कि इस क्लास को सभी तक शेयर करें, ठीक है। और लाइक और कमेंट में जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, लेकोलिथ और बेथोलिथ। लेकोलिथ और बेथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से, नदी अपरदन से, भूकंप से, हिमस्खलन से। बहुत साधारण प्रश्न है। लेकोलिथ और बेथोलिथ कौन बनाती है? अपने पढ़ा था ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब क्रस्ट के नीचे लावा फैलता है मैग्मा, और मैग्मा के फैलने से जो विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप बनते हैं, बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, शीट, डाइक, है ना। तो ये किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित। प्रश्न 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमा फेकोलिथ कहलाता है। लावा का जो क्षैतिज रूप में तस्तरी नुमा जो जमा होता है उसे फेकोलिथ कहा जाता है। दूसरा, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में जमा होना शील कहलाता है। तीसरा, लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। तीनों आपको बहुत अच्छी तरह से संरचनाएं पढ़ाई हुई है। आप बताएं फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दें, या आपने दिमाग में रिव्यू लाए, फटाफट इसका उत्तर क्या होगा? देखें, पहला कथन है लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमा हुआ है वो फेकोलिथ कहलाता है। सही है क्या? सही नहीं है। फेकोलिथ जमाव कौन सा होता है? लहर नुमा, है ना। तो ये कौन सा हो गया? तस्तरी नुमा। ये है लेकोलिथ, ठीक है। लेपोलिथ होता है तस्तरी नुमा जमाव।
अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में जमा होना क्या कहलाएगा? सील कहलाएगा। ये क्षैतिज जमाव चादर के रूप में सील कहलाता है। लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में दीवार की भांति मैंने बताया था डाइक कहलाता है। अर्थात कथन 2 और 3 सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी, केवल 2 और 3 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट। वो शानदार प्रश्न है आज, आप बहुत अधिक सारे प्रश्न है जो अब तक जो सेल तक पढ़े ना सभी कंप्लीट इस प्रश्नोत्तरी आज की क्लास में, यहां तक सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना, सबको कवर किया गया है। निम्नलिखित में से, अच्छा बड़ा कर देता हूं मैं आपके लिए इसको, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? है ना, किसने सर्वप्रथम? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था सबसे पहले परवा संबंधी किसने बात बताई थी, फिर अपन ने पढ़ा था महाद्वीपों को सबसे पहले जुड़े होने की बात किसने बताई थी। तो वही प्रश्न है, ध्यान दें, किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहिम आर्टेलियस, आर्थर होम्स या एंटोनियो पेलेग्रिनी? बताएं आप इसका उत्तर। देखें, वेगनर ने तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 में, आर्थर होम्स ने संबंध धारा सिद्धांत दिया था 1930 में, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने अलग मामला है। यहां पे बताया था आपके तीनों को साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी अब्राहिम आर्टेलियस ने, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अब्राहिम आर्टेलियस। ठीक है, नेक्स्ट है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए सब में छोटी ई की मात्रा थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक चल रही है। तो महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने दिया था? आपको पता ही है, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या हो जाएगा? 5 का ए। नेक्स्ट देखें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार को थोड़ा सा ऊपर लाके करते हैं। देखिए, पहला कथन है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृद्ध पेंजिया था, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ जिसके चारों तरफ पेंतालासा था। पेंतालासा जर्मन भाषा का शब्द है, पेंजिया और पेंतालासा दोनों। पेंजिया का अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी, पेंतालासा का अर्थ था जल ही जल, ये अपन ने पढ़ रखा है। पेंजिया के मध्य में एक उथला संगीन महासागर 33 सागर था। पेंजिया और पेंतालासा के बीच में क्या था? 33 सागर। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लोरेशिया कहलाया, है ना। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लोरेशिया कहलाया। बताएं फटाफट, दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा था, उत्तरी भाग को क्या बोला था? लोरेशिया। तो कथन सेकंड क्या हो गया? गलत, और प्रथम कथन है वो सही है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल ए। ठीक है, इस तरह से आपको अपना आकलन पता लग गया होगा, जो पढ़ाया था उसके अंदर से ही प्रश्नों थे और आप अच्छे से प्रश्नों के जवाब दे पा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न, नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन परमाणुओं को प्रस्तुत किया जाता है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में वेगनर महोदय ने दिया था, उनके पक्ष में कौन कौन से परमाणु है उनको देखना है। ठीक है, तो पहला है महाद्वीपों के तटरेखा की साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, प्लेसर निक्षेप, जो स्वर्ण निक्षेप है वो नदी में जो निक्षेप मिले थे वो प्लेसर निक्षेप, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र, है ना। बताएं फटाफट कौन सा होगा? में आपके हो जाएगा देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन परमाणुओं को प्रस्तुत किया जाता है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 राइट है इसमें। महाद्वीपों की तटरेखा की साम्यता और चट्टानों की आयु में समानता, चट्टानों की आयु में समानता। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? टिलाइट क्या है? टिलाइट क्या है? अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती है, या ज्वालामुखी पदार्थों के अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं, या फिर ये समुद्री जल धाराओं के अपरदन से निर्मित शिलाकृतियां हैं, या फिर ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में सतह को नीचे पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष हैं? फटाफट बताएं, टिलाइट क्या होता है? टिलाइट का संबंध समुद्री जल धाराओं के अपरदन से निर्मित स्थल स्वरूप है ना? क्या हो जाएगा? समुद्री, एक मिनट रुकना, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, मेरे को चेक करने देना। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में प्रमाण चल रहा है, प्रश्न 7। गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा विद्यार्थियों ध्यान देना इधर। इसका ए नहीं होगा, इसका आपके लेकिन प्लेसर निक्षेप को भी अपन ने पढ़ा है। महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र, ये नहीं पढ़ा अपन ने। तो देखें किन परमाणुओं को प्रस्तुत किया जाता है पक्ष में, तो तटरेखा की साम्यता ये होगा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता ये भी होगा, प्लेसर निक्षेप ये भी होगा। तो 1, 2 और 3 ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3, थोड़ा सा करेक्शन करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? टिलाइट को, है ना? तो टिलाइट के लिए पहला वाक्य है, ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती है, ये ज्वालामुखी पदार्थों के अवसाद से निर्मित चट्टानें हैं, ये समुद्री जल धाराओं के अपरदन से निर्मित शिलाकृतियां हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में सतह को नीचे पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष है। तो बताएं, इसका उत्तर बताएं आप। ये क्या है? हिमानी निक्षेप से बनी हुई चट्टानें हैं जिन्हें क्या बोला जाएगा? टिलाइट। हिमानी निक्षेप से बनी चट्टानें जिन्हें क्या बोला जाएगा? टिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी है? वेगनर ने 2 बल माने थे, कौन कौन से माने? ध्यान देना, पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल, यस, और ज्वारीय बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या मेंटल में संबंध धाराओं की दिशा। ये 2 तो नहीं माने थे। उन्होंने बोला था पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल, उत्प्लावन बल, जिसका संबंध पृथ्वी के घूर्णन से था, और इस बल के फलस्वरूप भूखंड किस ओर गया? भूमध्य रेखा की ओर। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा से लगने वाला टाइडल फोर्स, जो क्या किया? इस बल के फलस्वरूप स्थलखंड किधर गया? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 राइट हो जाएंगे, 1 और 2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत, थोड़ा सा इसको स्लाइड को बड़ा कर लेता हूं। महाद्वीपों के विस्थापन से संबंध में आर्थर होम्स ने जो संबंध धारा सिद्धांत दिया, उसके संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई। संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती है। चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखें आप, कथन कौन सा सत्य है? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, इसमें ये भी राइट है, और 1 और 2 दोनों ये सी भी राइट है। टाइपिंग एरर आया आपको, कोई भी मान लो, दोनों कथन सत्य है। संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। आर्थर होम्स ने अपना सिद्धांत दिया था 1930 में, संबंध धारा सिद्धांत। महासागरीय नितल में चट्टानों में सामान्य उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती है।
ज्यो ज्यो लावा बाहर निकलता है दोनों ओर पट्टियां धीरे धीरे जमा होती रहती है, उनमें चुंबकत्व तत्व की प्रधानता पाई जाती है। दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समुद्री अधोस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें गहरी खाइयां प्राय महाद्वीप के किनारों पर स्थित होती है। पहली बात। दूसरी बात, महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय चट्टानें, तो दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं फटाफट। देखें, समुद्रों के नीचे जो जलमग्न पर्वत है उन्हें कटक कहते हैं, और जो गहरी गहरी खाइयां ये सारे के सारे महाद्वीपों के किनारे पर स्थित होती है, ये बात तो सत्य है। दूसरी, महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है, यह भी बात सत्य है। अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये पढ़ा 12 नंबर को देखेंगे आप। नीचे दिए हुए युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित है? महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। दूसरी बात, द्वितलीय मैदान महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद द्वारा निर्मित है। तीसरी बात, मध्य महासागरीय कटक परवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप है। अब इसको अपन मध्य महासागरीय कटक परवाल भित्तियों से निर्मित है। परवाल भित्ति क्या होती है? परवाल भित्ति सागरीय मूंगा का जीव होता है। मूंगे के जीव से निर्मित चट्टानें होती, उन्हें परवाल द्वीप कहा जाता है। परवाल से निर्मित चट्टानें उन्हें परवाल द्वीप कहा जाता है। पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट आएगा आपके। तो परवाल द्वीप जो महासागरीय कटक है वो परवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप प्रकार होते हैं। तीनों तथ्य हम देखें। पहला कथन है महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिनों के बीच का भाग है, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात, द्वितलीय मैदान महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद द्वारा होते हैं, ये भी ठीक है। महासागरों के मैदानों में जो स्थल का अवसाद होता है वो धीरे धीरे नदी नालों के माध्यम से, जल के माध्यम से, पवनों के माध्यम से धीरे धीरे जमा होता रहता है वो अवसाद, ये बात तो सही है। पर महासागरीय कटक है उसका निर्माण परवाल भित्तियों से नहीं होता है। महासागरीय कटक का निर्माण मैंने बताया था, महासागरों के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होती है उससे लावा बाहर आके जल के अंदर जम जाता है, जिससे महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। तो ये तीसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही कौन से हो गए? 1 और 2, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है वो शानदार प्रश्न है, नेक्स्ट वाला, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर की। देखिए रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के चारों 3 ओर, प्रशांत महासागर का 3 ओर का भाग है वो अभिसरित क्षेत्र है, अर्थात सबडक्शन जोन है। कैसा जोन है? सबडक्शन। सबडक्शन जोन अपन ने पढ़ा था, जब प्लेटें अभिसरित होती है तो बराबर की सागरीय प्लेटें हैं तो दोनों अंदर धस जाती है, और महाद्वीप और महासागर की प्लेटें हैं तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है, वो अंदर धस जाती है, और महाद्वीप की प्लेटें ऊपर वलित पर्वत के रूप में मुड़ जाती है। तो जो प्रशांत महासागर है वो 3 ओर से सबडक्शन है, अर्थात अंदर धस रहा है। तो जहां पे प्लेटों का अभिसरण होगा वहां पे सबडक्शन होगा। अंदर धस रहा है इसका मतलब अभिसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है तो वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होगी। क्या विस्फोट होगी? ज्वालामुखी। तो ये किस महासागर की बात कर रहा है? रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के 3 ओर की एक बड़ी एक रिंग बनती है ज्वालामुखी उद्गार की, इसलिए उसे बोल दिया रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। ठीक है, ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट है महासागरीय अधोस्थल का विस्तार सिद्धांत। महासागरीय अधोस्थल, देखिए आप इसको ऊपर कर देता हूं, ये ले महासागरीय अधोस्थल। महासागरीय अधोस्थल का विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? ध्यान से देखना। हैरी हैस का जो अपन ने देखा महासागरीय अधोस्थल सिद्धांत हैरी हैस ने दिया था, उसमें पहली बात है किस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया, किस पे विचार नहीं किया? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, अभी बताया मैंने। महासागरों के बीच में ज्वालामुखी उद्गार से कटक का निर्माण होता है, इन्होंने भी कहा।
विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। तीसरी बात, मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के निर्माण के समय समानता। मैंने बताया कटक के दोनों और आप जाओगे तो जो सबसे नवीन परत है वो कटक के पास में, जो सबसे प्राचीन परत है वो कटक से दूर, और दोनों और समान रूप से ये परतें पाई जाएगी। ठीक है, दोनों की उम्र समान होगी, एक ही आयु की होगी। तीसरी, गहराई के साथ भूकंप उद्गम केंद्र का विश्लेषण, ये बात भी इन्होंने बताई थी। तो विद्यार्थी यहाँ पे आपका इस जीवाश्म संबंधी इन्होंने वितरण नहीं बताया, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की 1967 में। ठीक है, विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीप और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ठीक है, महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थल मंडल प्लेट से अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? तीन बातें हो गई, उपरोक्त में से सत्य बात आपको बतानी है। तो देखें, पहला है मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया 1967, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात है विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी है, ये भी ठीक है, विवर्तनिकी प्लेट। तीसरी, महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थल मंडल प्लेट से अधिक है। महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थल मंडल की प्लेट से अधिक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी क्या है? ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय, नो, ये बात गलत है भाई। महासागरीय स्थल मंडल की प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थल मंडल से छोटी होती है। मोटाई छोटी कह सकते हो, कम कह सकते हो, क्या होती है? कम। अर्थात ये जो महाद्वीपीय स्थल मंडल की मोटाई है ना, ये ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये बात उल्टी लिखी हुई, अर्थात 3 नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। ठीक है, विवर्तनिकी सिद्धांत मैकेंजी, मॉर्गन, पार्गर ने दिया था, आपको बताइए। मॉर्गन ने विस्तृत वर्णन किया, पार्गर ने प्लेटों की गति बताई, और मैकेंजी ने मॉडल बनाया था कंप्यूटर के आधार पे। ठीक है, फिर विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी, ये बात तो ठीक है। और मोटाई किसकी अधिक होती? महाद्वीपीय स्थल मंडल की, और महासागरीय मंडल की मोटाई है वो छोटी होती है, बजाय किससे? महाद्वीपीय स्थल मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। मुख्य प्लेटें केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा ही सीमांकित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट सरल प्रश्न, आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों से निर्मित है। मुख्य प्लेटें कितनी है? 7। ठीक है, पढ़ा है अपन ने। मुख्य प्लेट केवल नवीन वलित पर्वतों से बनती है, ये बात क्या है? गलत है। केवल नवीन वलित पर्वत से नहीं बनती है, कहीं पर अपसरण होता है वहां से भी बन सकती है, अभिसरण के दौरान भी बन सकती है। केवल नवीन वलित पर्वतों से चट्टानें, ये आपकी प्लेटें नहीं बनती है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? बड़ी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और नजका प्लेट। ये छोटी प्लेट है। नजका प्लेट क्या है? छोटी प्लेट है। नजका कहां पे है आपकी? दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, दक्षिणी अमेरिका के बीच में नजका प्लेट, ये छोटी है, तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके ये रे प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों में कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया। निम्न में से कौन कौन सी छोटी प्लेटों के उदाहरण है? देखें, कोकोज, अरेबियन, उत्तरी अमेरिकन और फ्यूजी प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट विद्यार्थियों क्या है? बड़ी है। अरब प्लेट कहां है? अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में। कोकोज प्लेट कहां है?
नजका से ठीक पहले मध्य अमेरिका और प्रशांत के बीच में, फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, अर्थात इसमें 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो प्लेटें अपन ने पढ़ी है, प्लेटों को अच्छे से आप याद करना। प्लेटों से ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक जैसे ये प्रश्न है। नेक्स्ट, प्लेट संचलन के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? प्लेट संचलन, प्लेटों का संचलन अपन ने देखा था 3 तरह से होता है। एक, 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती है, अभिसरण होता है। एक, दूसरा, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, अपसरण होता है। तीसरा, न तो दूर जाती है न आमने सामने आती है, साथ साथ में चलती है, सरकती है, उसे बोला था सरंध्री। तो प्लेटों में संचलन होता है 3 तरह का। पहली बात यहां पे लिखी हुई है, अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अड़ती है। दूसरी बात लिखी हुई है, अपसारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। तीसरी बात लिखी हुई है, अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दसती है और यहां पर भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है। चौथी बात है, रूपांतर सीमा पर नई प्रॉपर्टी विनाश होती है। नई रूपांतर सीमा पर नई प्रॉपर्टी है ये ना, प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी का विनाश होता है, निर्माण, विनाश और निर्माण दोनों होता है और नई प्रॉपर्टी बनती है रूपांतर सीमा पर। तो आप सीधा बात पड़ा है, अपसरण, अपसारी जहां एक दूसरे से विपरीत जाएंगे वहां पे लावा अंदर से बाहर आएगा और नई रचना बनेगी, इसलिए अपसारी सीमा को रचनात्मक किनारा भी बोला जाता है। ठीक है, और जहां पर प्लेटें आपस में आके भिड़ेगी, अभिसरण होगा, वहां पे क्या होगा? विनाश होगा, तो विनाशात्मक किनारा बोला जाता है। पर रूपांतर में ये बात जो लिखी हुई है, न तो नई बनेगी, न ही निर्माण होगा, न ही विनाश होगा, तो ये 4th ऑप्शन जो डी है वो आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वत के साथ मैंने बताया था, हिमालय पर्वत का निर्माण 2 महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण से और उत्तर से यूरेशियन प्लेट, दोनों के बीच में अभिसरण से किनका निर्माण हुआ है? हिमालय का। देखें यहाँ पे, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण 9, अपसारी सीमा नहीं, रूपांतर सीमा नहीं, महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण यस, इसमें बीच में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका, ये देखें, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते हुए क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? बताइए। ये ऑक्सीजन है ना, O2, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन से हैं? इसका एक सूत्र याद रखें आप, ओसफ, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और फेरस, लोहा। आप लिख ले कहीं नोट्स में, ये तो है भू प्रॉपर्टी में। और अगर संपूर्ण पृथ्वी का पूछे, संपूर्ण पृथ्वी का, तो आप याद रखें कोसम। इनका अगर प्रतिशत पूछे तो लिख लेना आप 46.8, 27.72, 8% और फेरस है 5%। ठीक है, कोसम ये है, फेरस यानी लोहा, फेरस यानी फेरस है 35%, ऑक्सीजन है 30% और ये सिलिका, या आप सिलिकॉन लिख सकते हो, सिलिका है 15% और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिख देना आप 13%। तो संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो ये याद रखना कोसम
और केवल भूपर्पट्टी की बात करें तो ओसम। यहाँ पे पूछा है भूपर्पट्टी, तो भूपर्पट्टी में आप ध्यान दें, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरस। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरस, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, बताएं, फटाफट बताएं। सभी तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, ये बात सही है, क्योंकि वो किसी न किसी से मिश्रण में होते हैं। दूसरी बात, खनिजों का मूल स्रोत क्या है, मैग्मा ही है, मैग्मा ही है, अर्थात ये दोनों बातें क्या है, सही है, तो सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खनिजों एवं उसकी विशेषताओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्सपार में उपस्थित है। पृथ्वी को पर्पटी का आधा भाग फेल्सपार से बनाया गया है। पृथ्वी की पर्पटी का, ये पर्पटी है, पृथ्वी की पर्पटी का आधा भाग फेल्सपार से बना है। पायरोक्सिन खनिज सामान्यतः उल्का पिंड में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ये खनिज से संबंधित है। सेलों वाले चट्टान में प्रश्न दिया हुआ था, उसको ले लिया मैंने, अपने तो वैसे सेलें ही पढ़नी है इस प्रश्न को, वैसे 1 2 3 तीनों बातें सही है, इसलिए मैंने इसको ऐड करवा दिया, आपके पढ़ लेना, हालांकि अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है। हालांकि खनिज दे रखे हैं आपके, सिलिकॉन, ऑक्सीजन सभी फेल्सपार में उपस्थित है। पृथ्वी की पर्पटी का आधा भाग फेल्सपार से बना है। पायरोक्सिन खनिज सामान्य उल्का पिंड में पाया जाता है। तीनों बातें इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप ये प्रश्न ले, ये प्रश्न नंबर 25, क्वार्ट्ज के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वार्ट्ज जो खनिज होता है वो ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये क्वार्ट्ज जो है उसका संबंध ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट का ही घटक है, ये बात सत्य है। और इस क्वार्ट्ज का उपयोग है वो रेडियो रडार में होता है, ये भी बात सत्य है, अर्थात 1 और 2 दोनों सत्य है। तीसरा, निम्न में से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राथमिक सेल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर। देखिए बहुत गजब का सवाल है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों क्या है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल कौन सी, आग्नेय, ठीक है। चूना पत्थर औषधि, संगमरमर कायंत्रण या रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पे पूछा केवल प्राथमिक सेल आग्नेय का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आग्नेय सेल से संबंधित। नेक्स्ट क्या है, आग्नेय सेल से संबंधित। ये देखें आप, अरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, थक गए क्या? प्रश्न बहुत शानदार लेके आया हूं, और इसमें कुछ खनिजों के भी 1 2 प्रश्न उसमें अपने विशेषताओं से संबंधित है, तो मैंने ऐड कर दिए, और अभी थोड़े ही रहे, ठीक है। बहुत शानदार श्रृंखला, इन सारे प्रश्नों को आप कहीं कहीं नोट कर लेना, आगामी एग्जामों में आपको हूबहू ये प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने से होता है, ठंडे होकर आप कह सकते हो जमने से होता है। फिर पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता कारण आग्नेय के कण छोटे छोटे होते हैं। आग्नेय सेल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की पर्पटी पर भी हो सकती है। इनमें से कोई नहीं, कौन सी बात असत्य है आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आग्नेय सेल मैंने बताया था मैग्मा के बाहर आकर या पर्पटी के अंदर भूगर्भ में भी मैग्मा जमता है या बाहर आकर जमता है, तो किसका निर्माण होता है, आग्नेय का, पहली बात। दूसरी बात, आकस्मिक शीतल, तुरंत इसके अगर मैग्मा बाहर आके तुरंत ठंडा हो जाता है तो कण कैसे होंगे, छोटे छोटे, और मैग्मा बाहर आके धीरे धीरे ठंडा होगा तो कण बनेंगे बड़े बड़े, अर्थात इसका मतलब
ये पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, आग्नेय सेल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की परपटी पर भी हो सकती है, ये बात भी सही है, अर्थात इसका उत्तर इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, सिली भवन लिथिफिकेशन की प्रक्रिया का संबंध किन चट्टानों किस प्रकार की सेलों से है? सिली भवन पूछा जा रहा है विद्यार्थियों औषधि सेल के बनने की प्रक्रिया से। औषधि सेल की बनने की प्रक्रिया से औषधि सेल कैसे बनती है? अपन ने कल देखा था, आग्नेय चट्टान पर अपक्षय, अपरदन और वृत्त संचलन की क्रियाओं से, अपक्षय, अपरदन, वृत्त संचलन की क्रियाओं से, निक्षेपण की क्रियाओं से धीरे धीरे क्या होता है? टूटन फूटन होता है, जमा होता रहता है, टूटन फूटन होने के बाद उस मलबे का जमा होता है, लगातार वो जमा होता रहता है। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन, और सिली भवन कहते हैं हिंदी में, है ना। औषधि चट्टान के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिली भवन। और सिली भवन का संबंध किससे है? औषधि सेल से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाकी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये कोपला नहीं कोयला है। कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा। कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? ये अवमादी नहीं, औषधि है, औषधि सेल, ठीक है। कोयला औषधि सेल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके लिए। निम्नलिखित में से किन किन सेलों का निर्माण दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? कौन कौन सी सेलें हैं जिनका निर्माण ताप, दाब और आयतन के प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? देखें, पहली चट्टान कौन सी? आग्नेय। आग्नेय के ऊपर अपक्षय, अपरदन से इस प्रक्रिया से जो चट्टान बनती है वो कौन सी कहलाती है? औषधि, है ना। और ये प्रक्रिया के बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाता है लिथिफिकेशन, सिली भवन। फिर तीसरा है आग्नेय, औषधि। इन दोनों के ऊपर ताप, दाब, आयतन, इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो चट्टान बनेगी वो कौन सी होगी? कायंत्री सेल। कौन सी होगी? कायंत्री सेल। तो 30 में क्या हो जाएगा आपके? सी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड ये प्रश्न है आपके लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। कायंत्री सेलों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात है, उष्मीय कायंत्रण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, उष्मा के कारण। दूसरा, कायंत्रण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का परतों के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। कल ही अपन ने पढ़ा था कायंत्री चट्टान में पत्रण, है ना। पत्रण क्या है? कणों का एक सतह के रूप में या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित जमना क्या कहलाएगा? पत्रण, ठीक है। तो इसमें ये दोनों बातें क्या हो गई? सत्य हो गई, ए और दो दोनों। रासायनिक परिवर्तन होता है ताप से, और एक सतह के रूप में, रेखा के रूप में जमना, व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है, ठीक है। और आज का आपके लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? देखें, आग्नेय सेल से ग्रेनाइट बनता है, औषधि से चूना पत्थर या कायंत्रण। आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट, औषधि सेल का उदाहरण चूना पत्थर, कायंत्रण सेल का उदाहरण है संगमरमर। तो आपने पढ़ा होगा, उदाहरण दे रखे हैं लास्ट क्लास में सारे के सारे, 1, 2 और 3, तीनों क्या है? सत्य है, तीनों क्या है? सत्य है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये प्रश्न थे आज आपके सेल टॉपिक तक। अपन ने सेल तक पढ़ा और सेल तक पांचों टॉपिक के यहां तक के सारे प्रश्न कवर करवा दिए मैंने, ठीक है। कुछ प्रश्न लास्ट स्लाइड में थे, कुछ आज हो गए। इस तरह से 5 टॉपिक पढ़े हैं अपन ने अब तक, है ना, लैब असिस्टेंट भूगोल विषय के। और विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं, इन 5 टॉपिक में से ये प्रश्न आप कहीं नोट कर लेना। आपका पूर्ण रूप से सिलेबस अगर ढंग से पढ़ा है तो ये प्रश्न आसानी से आपसे हो जाएंगे। अगर प्रश्न नहीं हो रहे हैं तो तकलीफ में ना आए, वापस जाए, एनसीईआरटी बुक उठाए, उनको अच्छे से पढ़े, फिर वापस प्रश्न लिखे हुए थे आप रखें इनको अपने पास और उनको फिर वहां से प्रश्नों को करें, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास अपनी प्रश्नोत्तरी संबंधी। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप उसके लिए बहुत एक कह रहा हूं कि यूनिक टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो
अब आपको थोड़ा थोड़ा भूगोल से संबंधित इंटरेस्ट आएगा टॉपिकों में, ऐसे टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।